व्हाइट हाउस के सामने मैं मौजूद हूँ, वही व्हाइट हाउस जो दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को देखने वाला है। ट्रंप समर्थकों का हुजूम यहाँ पर मौजूद है। भारतीय समुदाय के लिए, इंडियन कम्युनिटी के लिए इसके क्या मायने, आप इसको कैसे देख रहे हैं? वो हमारी तरफ और भारत की तरफ बिल्कुल अच्छी नजर से देखें। Nonsense guy Gurupatwant Pannu does not represent 6. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं क्योंकि अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार, जी हां, 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। ये वो ऐतिहासिक लम्हा है जिसका पूरे विश्व को इंतजार है। क्या होगा इसका असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते दोस्तों वाले रहे हैं। दोनों ने ही एक दूसरे को अक्सर दोस्त कह के संबोधित किया है और कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। जब वो नमस्ते ट्रंप वाले बड़े इवेंट में गुजरात में पहुंचे थे तब भी उन्होंने भारत और इस खास रिश्ते को लेकर कई बातें की थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का रवैया 47वें राष्ट्रपति के तौर पर भारत की तरफ क्या होगा, किस तरफ जाएंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते। कई खास मेहमान, सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ सुशांत सरीन एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कि वो इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसी के साथ कई खास मेहमान यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वॉशिंगटन डीसी से हल्ला बोल के स्पेशल एपिसोड में हमारी इस रिपोर्ट के साथ, जिसके जरिए आप समझेंगे कि कैसी उम्मीदें रखी जा सकती हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते में डोनाल्ड ट्रंप के राज में। वॉशिंगटन डीसी में करीब -4 डिग्री तापमान में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। हम वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त मौजूद हैं कैपिटल वन एरिना के पास और ट्रंप समर्थकों का हुजूम यहाँ पर मौजूद है। How excited are you all about his inauguration today? Should be a good time. Huh? It'll be tomorrow, but yeah. What's the one big thing that you're looking forward to? I'd say stable economy. Okay. Interest rates coming down. तो लोगों को स्थिर एक अर्थव्यवस्था चाहिए और ये पूरा हुजूम है, मतलब एक लाइन नहीं है। देखिए एक्साइटेड फेसेस जो पूरे अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हुए हैं। कड़ाके की ठंड के बीच अमेरिका में 40 साल बाद इंडोर शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। कैपिटल हिल के रोटुंडा हॉल में ट्रंप की ताजपोशी की तैयारियां हो चुकी हैं और आज तक सीधे वॉशिंगटन डीसी से पल पल की कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। एक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, जो कि मोटो है, जो कि स्लोगन है डोनाल्ड ट्रंप का, उसकी टोपियां यहाँ पर धड़ल्ले से आज बिक रही हैं और ये टोपियां पहन पहन के लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं कतार में। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन 45-47, इसका मतलब समझिए 45वें राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप थे और 47वें राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं। यानी इसका एक सिग्निफिकेंस है ये जो 45-47 हैट्स, बीनी हैट्स आप देख रहे हैं। अमेरिकी समय दोपहर 12 बजे और भारतीय समय के मुताबिक ट्रंप रात 10:30 बजे शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रंप क्या क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। ट्रंप के दिन की शुरुआत वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस के पास सेंट जॉन एपिस्कोपल चर्च में प्रार्थना सभा से होगी। फिर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में चाय पीने जाएंगे। यहाँ से दोनों दंपत्ति ट्रंप के शपथ ग्रहण के लिए एक ही काफिले में अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग के लिए रवाना होंगे। वहाँ संगीत के कुछ कार्यक्रम होंगे। फिर पहले जेडी वांस को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। फिर चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन होगा। पिछली बार ये संबोधन 17 मिनट का था। शपथ ग्रहण के बाद निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सम्मान पूर्वक विदाई दी जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप प्रमुख दस्तावेजों, नामांकनों और कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे। फिर ट्रंप और जेडी वांस कैपिटल वन एरिया में आयोजित परेड में सैनिकों की सलामी लेंगे। फिर ट्रंप और जेडी वांस लंच करेंगे। उनके साथ शपथ ग्रहण के लिए आए विशेष मेहमान और प्रमुख अमेरिकी अधिकारी शामिल होंगे। हर जगह आप देखेंगे कि सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं और जितने भी कई स्ट्रीट्स हैं जिनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है
पूरी तरह से वहां पर लोगों की एंट्री, अब जो भी आ सकता है इस हिस्से में या फिर उधर के हिस्से में, वो सब बस पैदल आ सकते हैं। लेकिन उत्साह जो एक ट्रंप समर्थकों में है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये कतार खत्म नहीं हो रही। ट्रंप की ताजपोशी को लेकर भारतीय मूल के लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। हम कैलिफोर्निया से क्यों आए हैं? क्योंकि स्पेशली जो सिख कम्युनिटी में कुछ खालिस्तानी रेडिकलाइज हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसका जो ग्रुप है जो सिखों को बदनाम कर रहे हैं। हमारा मैसेज है जो 98% जो सिख कम्युनिटी है, आई हैव टू कन्वे द मैसेज टू देम कि दैट नॉनसेंस गाय गुरपतवंत पन्नू डज नॉट रिप्रेजेंट सिख्स। सिखों के साथ उसका ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। इसको मतलब आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस करेंगे कि पन्नू जो है वो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आपके लिए इसके क्या मायने हैं, आप किस तरह से देखिए, हमारे दिलों दिमाग में अभी भी हिंदुइज्म है, भारतीयता है, और हम चाहते हैं कि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं वो हमारी तरफ और भारत की तरफ बिल्कुल अच्छी नजर से देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल क्लियरली बोला था आई लव हिंदूज, और मैं हिंदू के साथ हूँ। तो इसीलिए कारण अब की बार हिंदू लोगों ने भी काफी बढ़ चढ़कर ट्रंप की उसमें आप क्या सोच रहे हैं? मेरा ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन कभी भी बिजनेस करता प्रॉफिट के लिए। वो यहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करेंगे। अगर अमेरिकन इकोनॉमी ग्रो होगी तो उसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को भी होगा। अमेरिका में रह रही भारतीय मूल की महिलाओं ने भी आज तक से अपने दिल की बात साझा की। अगर आप देखें तो चाहे वो नौकरियों का मुद्दा हो या फिर जो बिना दस्तावेज वाले अवैध प्रवासियों का मुद्दा है, उससे यहाँ के लोग एक कनेक्ट खोज पाए ट्रंप के साथ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रहे और अब वो 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के इतिहास में दूसरी बार होगा जब 4 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद किसी राष्ट्रपति ने दोबारा जीत हासिल की। अमेरिका के अगले विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत ट्रंप की टीम ने उन्हें बता दिया है कि चीन को काबू में करने के लिए उन्हें भारत को साथ लेकर चलना होगा। इसीलिए वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने सलाहकारों से चीन के साथ साथ भारत की यात्रा की इच्छा भी जताई है। माना जा रहा है कि ट्रंप दोनों देशों का दौरा अप्रैल में कर सकते हैं। देर आर द शॉर्ट टर्म डायनामिक्स कि वो पहले भारत जाए या पहले चाइना जाए, निश्चित रूप से इसका भी महत्व है। क्लोजली एक दूसरे के साथ काम करेंगे। आप देखेंगे क्वाड इनिशिएटिव एक अलग मुकाम पर जाएगा, जिसमें नॉट ओनली अमेरिका, इंडिया बट ऑस्ट्रेलिया और जापान भी बड़े मिलकर साथ में काम करेंगे। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका का दौरा किया था और शपथ ग्रहण के लिए वो फिर से अमेरिका में है। पहली बार ऐसा होगा, 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं, लेकिन उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो बाहर में नहीं हो पा रहा है। भारी ठंड की वजह से बारिश और बर्फबारी कई इलाकों में हो रही है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तो इस वजह से जो आयोजन है वो इस बार यहाँ की संसद में होगा। इस बार ट्रंप की टीम में कई भारतवंशी और हिंदू हैं जो भारत के पक्ष में अमीर की नीतियां बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। खबर आ रही है आपको बुलेटिन की शुरुआत के पहले, इससे पहले कि हम चर्चा करें, आपको बता दें, कहा जा रहा है कि भारत के दौरे पर तो अमेरिकी राष्ट्रपति आ ही सकते हैं, इसके बाद चीन भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रंप के शपथ ग्रहण के पहले बड़ी खबर यह है, अमेरिकी मीडिया की माने तो ट्रंप ने अपनी टीम से कहा है कि वो पुतिन से फोन की व्यवस्था चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो रूसी राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनसे बातचीत करके, और मुद्दा यही रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में भी कह चुके हैं कि वो यूक्रेन रूस युद्ध रुकवा देंगे। इजराइल का हमास में सीज फायर हो गया है और अब ट्रंप रूस के राष्ट्रपति से बातचीत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच की जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तो ये बड़ी खबर जिसके साथ हम हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे हैं, ये माना जा रहा है कि विदेश नीति को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं, कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिसके जरिए विश्व में वो अपनी धाक जमा सके और ये दिखा सके कि जब वो 47वें राष्ट्रपति के तौर पर आए हैं तो यहाँ पर उनका एक अपना एजेंडा है। वो विश्व में युद्ध को रोकना चाहते हैं और इसी के साथ ये तमाम सेंटर्स जो युद्ध के बने हुए हैं, इजराइल और हमास के बीच में, या फिर आप दूसरी तरफ देखें रूस यूक्रेन में, तो वहां पर भी वो अपनी एक भूमिका विश्व के सामने रखना चाहते हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, सुबह हो चुकी है। इस वक्त यहाँ मौसम को लेकर इमरजेंसी का अलर्ट है, जिसकी वजह से
40 साल बाद इंडोर शपथ ग्रहण समारोह होगा, यहाँ की संसद में होगा। बड़े इंतजाम किए गए थे, बाहर में एक बड़े स्टेज में जनता के बीच में होना था, लेकिन यहाँ पर तापमान -12 डिग्री, पहले आशंका थी कि ये 4 डिग्री के आसपास होगा, लेकिन अब तापमान जो है वो -12 डिग्री के आसपास एस्टिमेट किया जा रहा है। और ये कह रहे हैं आप, मतलब जो मौसम वैज्ञानिक हैं, कि लगभग 40-50 साल बाद इस तरह की ठंड का सामना अमेरिका को करना पड़ रहा है। तो जबरदस्त ठंड, कड़ाके की ठंड के बीच, हालांकि अगर आप सड़कों पर में देखिए अभी कुछ देर पहले, और जहाँ जहाँ हम लोग पहुंच रहे थे, ट्रम्प समर्थकों का जोश कम नहीं हो रहा है। जो होटल्स है वहां से भारी तादाद में ट्रम्प समर्थक बस, और उनको पता है कि वो मेन जगह तो नहीं जा पा रहे, लेकिन कैपिटल वन एरिना में जहाँ पर बड़े डिस्प्ले मॉनिटर्स पर ये सब कुछ देख पाएंगे। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक लम्हे का वो हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इस ठंड में भी वो जा रहे हैं कि किसी तरह से हमें वहाँ एंट्री मिल जाए। -12 डिग्री तापमान वॉशिंगटन डीसी में है, जिसके बीच आज ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। कुछ घंटों का बस इंतजार। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी जुड़ गई हैं, हमारे साथ सुशांत सरीन साहब जुड़ गए हैं। मैं आपके साथ सुधांशु जी शुरू करना चाहती हूँ, हमारे दोनों सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि जब वो 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के, तो भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर कई बातें हुई और सबने देखा कि चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री हो, नमस्ते ट्रंप का इतना बड़ा भारत में आयोजन हो, एक गर्माहट रिश्तों में देखी जा रही थी। यहाँ बर्फीली हवाएं चल रही हैं, लेकिन क्या 47वें राष्ट्रपति के तौर पर भी डोनाल्ड ट्रंप का वही रुख, वही रवैया रहेगा? क्योंकि वीजा से लेके कई मुद्दों पर, टैरिफ को लेकर कई मुद्दों पर बहुत सारी लोगों की चिंताएं हैं उनके 47वें राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर। आपकी इस पर क्या राय है, सुधांशु जी? देखिए, सामान्यतः जो विश्लेषण होता है तो वो होता है कि वीजा को लेकर रिस्ट्रिक्शन होंगे, जो भारत के लिए थोड़ा विचार करने का विषय होगा। टैरिफ्स को लेकर, यद्यपि अभी तक जो उनके वक्तव्य आए हैं उनमें टैरिफ्स को लेकर उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चाइना के बारे में बात कही है, परंतु मैं कहूंगा एक लार्जर पिक्चर अगर आप देखें तो परिस्थिति एकदम अलग नजर आए। मैं इसको थोड़ा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लाना चाहूंगा। आज से करीब 32-33 साल पहले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और यह मान लिया गया कि अमेरिका यूनिपोलर पावर ऑफ द वर्ल्ड हो गया, और उस समय मान लिया गया कि ग्लोबलाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी, मेटेरियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, इसने अब दुनिया में एक सेटल्ड इक्वेशन कर दी कि अब ये दुनिया के लिए फाइनल हो गया। और आपको शायद बहुत से दर्शकों को पता हो, फ्रांसिस फुकुयामा ने एक किताब लिखी, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। और आप देखिए, केवल 32-33 साल हुए हैं, आज वही अमेरिका जो चैंपियन ऑफ ग्लोबलिज्म बनता था, वो आज प्रोटेक्शनिज्म की बात करने को विवश हो रहा है। अर्थात अब विश्व का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट बदलने जा रहा है। इसे विश्लेषकों को बड़े दृष्टि से देखना चाहिए। कॉलोनियम, जो कोलोनाइजेशन था, 200 साल चला। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई केवल 70 साल चली, और ग्लोबलाइजेशन के एरा पे केवल 25-30 साल में आते आते प्रश्न उठ गए। अब भारत को अपनी परिस्थिति तो देखनी होगी, अमेरिका को भी इसमें अपनी एक नई भूमिका तलाशनी होगी, क्योंकि जो जानकारी लगी है उसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, वी वांट टू अमेरिका मेक अगेन, यानी वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहेंगे तो दो चीजें होंगी, वो टैरिफ्स लगाएंगे जिससे चीन को ज्यादा नुकसान होगा, हमारे लिए भी कुछ सेक्टर्स में, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, ईवी कार्स हैं, उनके कंपोनेंट्स जो कंपनियां सप्लाई करती हैं, उनमें थोड़ी समस्या आ सकती है। परंतु उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण स्टील इंडस्ट्री और अन्य को थोड़ी मदद भी मिल सकती है। एक हमारे लिए चुनौती ये हो सकती है कि अगर वो अपने रेट्स बढ़ाते हैं टू कंटेन द मनी इन अमेरिका, तो उस कारण से हमारे ऊपर इंटरेस्ट रेट पर भी असर पड़ सकता है। परंतु मैं पॉजिटिव साइड भी देखूं तो लॉन्ग रन में इसमें भारत को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं एक लाइन में विश्लेषण और देना चाहूंगा कि चाइना का जो राइज हुआ था ना अर्ली 90s में, उसमें अमेरिका का भी एक रोल था, क्योंकि यूएसएसआर के डाउनफॉल के बाद रशिया के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो आज चाइना के पास है। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि रशिया रिगेन कर ले अपनी पोजीशन, तो उसने चाइना को कोऑप्ट किया था, और उसे उम्मीद थी कि चाइना डेमोक्रेटाइज होके और मार्केट इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा। अब आज की डेट में चाइना उनके लिए एक चैलेंज है। तो उसी प्रकार से आज उनको लगता है कि भारत को उस दृष्टि से सपोर्ट करना उनके लिए भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है।
तो मुझे लगता है आज भारत और अमेरिका की स्थिति यह है कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, और वो मेरा अपने विचार से कहना ठीक नहीं। अगर आप उसको धरातल पे तोलेंगे तो इस मामले में भारत का पलड़ा 19-20 में कुछ 20 ही नजर आएगा। अगर आप पूरे जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन की तरफ देखेंगे, जिसे मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, मान लीजिए अमेरिका रशिया के साथ इक्वेशन को ठीक करने में सफल होता है, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होता है, तो जो गेहूं का अवेलेबिलिटी है, चूंकि रशिया और यूक्रेन यही दो देश सबसे ज्यादा गेहूं देते हैं, हमारे लिए इजी होगा। और अगर ऑयल का इंपोर्ट पे कोई एम्बार्गो हटता है तो भारत को उसका बहुत लाभ होगा। हम रूबल में रुपी के साथ कर रहे हैं और ऑयल के रेट्स भी कम हो सकते हैं। इसलिए एक मल्टीफेसेट आवश्यकता परिस्थिति है, परंतु मैं कहूंगा इसको जरा जियो पॉलिटिक्स में पिछले 30-40 साल में आने वाले परिवर्तन और उसमें अगले 4 साल में क्या होता, उस दृष्टि से देखें तो भारत बहुत बेहतर स्थिति में होने जा रहा है। सुशांत जी, गौरव सावंत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। सुशांत जी से कमेंट लेते हैं। रोहित शर्मा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशांत जी, क्या इस बात में दम है? सुधांशु जी का जो पॉइंट था उसको अगर आप बड़े पैमाने पे देखें तो ये कह रहे हैं कि ये दो ऐसे मुल्क हैं जो कि आपस में प्रतिस्पर्धा में नहीं है, मतलब ये इनकी जो रिलेशनशिप है वो कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप नहीं है, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है। आप भी इसे मानते हैं कि सहयोगियों के तौर पर काम किया जा सकता है, आपस में प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है? सुशांत जी। तो मैं सारी बात मानता हूँ सुधांशु जी की, लेकिन फिर उसमें कुछ मैं कीड़े भी डालूंगा जो उनकी बात है उसमें। देखिए, एक तरफ तो ये बात ठीक है कि हमारे एक बड़ा एक बड़ा कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है, एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, क्योंकि हमारे हित में जो है वही कुछ हद तक अमेरिका के हित में है, अमेरिका के हित में है वो हमारे हित में है। ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक हैं। बाकी जहां तक व्यापार में क्या फेरबदल होगा, अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में क्या होगा, उसका हमको कितना फायदा होगा, कहां पर हमारे को नुकसान होगा, कहां पर हमारे लिए जगह बनेगी, ये तो अभी जैसे समय आएगा वैसे पता लगेगा। लेकिन हमारे को एक चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि चुनौतियां भी होंगी। सिर्फ यही नहीं होगा कि सब कुछ अच्छा होगा हमारे साथ, हमारे लिए चुनौतियां भी होंगी। और उसमें एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। हम लोग के यहाँ पर एक धारणा है कि अमेरिका को हमारी जरूरत है, जैसे हमको भी अमेरिका की जरूरत है। जब अमेरिका को हमारी जरूरत है तो अमेरिका उस जरूरत के तहत हमसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखेगा, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी कि भारत उनके लिए क्या क्या करेगा, और क्या भारत वो सब कुछ करने को तैयार होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर अमेरिका ये चाहेगा कि हम एक ऐसे रिलेशनशिप में अमेरिका के साथ आ जाएं जहां पर हम सारा का सारा अपना जो हिस्सा है वो अमेरिका के पल्ले में डाल दें, तो क्या हम लोग इसके लिए तैयार होंगे, या अधिकतर हिस्सा अमेरिका के पाले में डालें, क्या हम लोग तैयार होंगे? ये हमारे लिए चुनौती होगी। ये हम कैसे इसको आगे कितनी हमारे को धक्का देंगे इस चीज में, क्योंकि ये तो हम जानते हैं ना अंजना के ये जो ट्रम्प साहब हैं एक ट्रांजैक्शनल व्यक्ति है। उसका मतलब ये है, और मैं उसको कोई गलत चीज नहीं मानता, मैं तो इनफैक्ट उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में सब कुछ ट्रांजैक्शनल होता है, लेन देन पर बना हुआ होता है, ठीक है। तो मैं तो उसको स्वागत करूंगा, लेकिन वो जो लेन देन है उसमें किसका पलड़ा कितना भारी होगा ये हमारे को देखना पड़ेगा। क्योंकि और ट्रम्प साहब जिस तरीके से नेगोशिएट करते हैं और जिस तरीके की हमारी यहाँ पर राजनीति है, अब ट्रम्प एक लिहाज से मोदी जी के लिए एडमिरेशन भी बहुत है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि अगर मुझे कोई कुछ दे सकता है भारत में तो वो मोदी जैसा व्यक्ति दे सकता है जो इंचार्ज है। पूर्णिमा जी, आपके पास आने से पहले एक बार गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो गौरव जल्दी से एक पर्सपेक्टिव आपसे लेते हैं, उसके बाद से रोहित के पास भी चलेंगे, वो हमारे साथ लाइव आज तक पर जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा है जिस पर पूरे विश्व की नजर है। अब भारत और अमेरिका के रिश्ते के नजरिए से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वो घंटे खत्म होने वाले हैं, जिसके बाद इनॉग्रेशन हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का। क्या 45वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, दोनों में कुछ फर्क है? और भारत को किस तरह से इसके लिए सतर्क रहना चाहिए, या थोड़ा मतलब कुछ सडन सब, क्योंकि वो इस बार माना जा रहा है कि वो पिछली बार तो समझ रहे थे कि कुर्सी में कितने इंचेस के गद्दी है, इस बार वो ये समझ रहे हैं कि मुझे कितने इंच ऊपर उड़ना है, मतलब ही कैन टेक बिग डिसीजंस। और जब वो ये समझते हैं
तो ये समझते हैं कि भारत के बिना उनकी उड़ान उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि भारत विश्व का सबसे सशक्त प्रजातंत्र भी है। वो भारत का मस्तिष्क है। वो जो H1B वीजा जिसके बारे में लोग कहते हैं, उससे अमेरिका की इकोनॉमी को भी लाभ होता है। अमेरिका में उसमें जॉब्स जनरेट होते हैं। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं। और जो उनकी टीम इकट्ठा हो रही है ना, जिस तरह से उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिस तरह से उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, दोनों भारत के अभिन्न मित्र हैं। मतलब इंडिया कॉकस के को चेयर होना या इंडिया के नॉन नेटो एलाई के रूप में इजराइल की तरह भारत को देखना, ये उसका समर्थन करते हैं। कैश पटेल अगर FBI डायरेक्टर बनते हैं या तुलसी गैबर्ट अगर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनती है, तो ये सब भारत के हित में ही जाएगा। लेकिन इन सब के बिना भी जो भारत का डायस्पोरा यहाँ पर है, वो अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ाता है। तो उससे दोनों देशों का विस्तार ही होगा, और ये ट्रंप एज ए बिजनेसमैन जानते हैं। बिल्कुल, एज ए बिजनेसमैन जानते हैं। और कई लोग आज मतलब बीते दिन भी जब यहाँ पर लोग पहुंच रहे थे कैपिटल वन एरिना में, तो एक महिला ने मुझे ये कहा कि मैंने उनसे ये पूछा कि आपको ट्रंप क्यों पसंद है, व्हाई डू यू लाइक ट्रंप? तो उनका जवाब था कि आई लाइक द बिजनेसमैन इन हिम। तो लोग ये मानते हैं कि वो कारोबारी की तरह सोचते हैं, वो एक देश को भी उसी अंदाज में आगे ले जाएंगे। मुनाफा देखेंगे, और भारत के साथ दोस्ती में अमेरिका का मुनाफा ही मुनाफा है। धन्यवाद आपका गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहित हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, जल्दी से आपसे एक कमेंट, डोनाल्ड ट्रंप इस बार भारत के लिए क्या मायने रखते हैं? बहुत कंसर्न्स है H1B वीजा को लेकर, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर ये स्किल्ड वर्कफोर्स इनको चाहिए, ये स्किल्ड वर्कफोर्स और उसका योगदान। और अनेकों लोग हैं जो अमेरिका में ये मानते हैं कि मतलब इससे बड़ा उनके लिए कोई बूंद नहीं हो सकता है, ये अमेरिका की ग्रोथ में मदद करता है। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका को आने वाले समय में यहाँ के जो स्टैट्स है वो कहते हैं कि हाई स्किल वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली कंपीटिंग विद चाइना। बिल्कुल। और AI को लेके, सेमीकंडक्टर्स को लेके, मैन्युफैक्चरिंग को लेके अगर अमेरिका दुनिया में किसी भी और देश की तरफ देख सकता है तो केवल भारत की तरफ देख सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वीजा और दूसरा भारत एज अ स्टेट जिसको अमेरिका ट्रस्ट कर सकता है विद टेक्नोलॉजी, क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ा कंपटीशन जो अमेरिका को मिलने वाला है वो चाइना से है। और इंडिया ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका का दोस्त बन सकता है और साथ में इक्वल पार्टनर की तरह उभर भी सकता है। बहुत धन्यवाद आपका रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्णिमा जी, एक कमेंट अब आपसे मैं लेती हूँ, उसके बाद से मैं सुधांशु जी और सुशांत जी के पास जाऊंगी। देखिए, बहुत लोगों को उम्मीदें रहती है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रो इंडिया है और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा भारत से एक विशेष रिश्ता रखते हैं, लेकिन कई लोगों के मन में कंसर्न्स जो है वीजा को लेकर या फिर क्या टैरिफ को लेकर वो कुछ कर सकते हैं क्या, जो यहाँ पे कई प्रवासी हैं उनको लेकर कोई उनका बड़ा फैसला ऐसा हो सकता है जो एक स्पिरिट ऑफ अमेरिका है। उनके विरोधी क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अमेरिका की जो बुनियादी विचारधारा है उसकी अग्नि परीक्षा होगी डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए। दोनों ही पक्षों की तरफ से आपका क्या जवाब होगा? आप इसको कैसे देखते हैं? Thank you so much for having me. देखिए, there's few things that I would like to point out over here. First of all, Donald Trump is the first public political leader like that who जिन्होंने हिंदूज के बारे में एक शब्द लिखा है। उसके लिए मैं खुद बहुत प्राउड फील करती हूँ। उन्होंने वो इलेक्शन से पहले बांग्लादेश की हिंदूज को प्रोटेक्ट करने के लिए बोले थे। एंड कोई भी और ऐसे लीडर फ्रॉम एनी पार्टी, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, इतना सॉलिडली कोई हिंदूज के बारे में कभी नहीं बोले। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। बट एट द सेम टाइम वी आर 1% ओवर हियर। और मैंने ये इलेक्शन टाइम पे भी देखा, अभी भी देख रही हूँ, जो एक फार राइट क्रिश्चियन जो एक एजेंडा एज वेल एज अलाइनमेंट है जुडियो क्रिश्चियनिटी ऑफ अमेरिका। इट इज कंसर्निंग फॉर मी एज ए हिंदू, बिकॉज हिंदू होके रिपब्लिकन पार्टी में विजिबली लीडर बनना बहुत मुश्किल की बात है। ये पहली बार हुआ है कि विवेक रामास्वामी को आपने देखा है कि हिंदू बोले थे, बट ही डिडंट एक्चुअली कम फॉरवर्ड एंड से ही इज अपने हिंदुइज्म को हाथ में नहीं रखा है। वो इट केम आउट जब उनका एक क्रिश्चियन चर्च बेस्ड इंटरव्यू हुआ था, जहां पे उनको क्वेश्चन पूछा गया था कि एज ए हिंदू होके आप लीड कैसे करोगे
अब जब उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहे थे, तब ये बात बाहर इन्हें बड़ा तरह से बाहर आया था। बट एट द सेम टाइम आपको याद है कि बॉबी जिंदाल बोलो या निकी हेली बोलो, उनको कन्वर्ट होना पड़ा उनको एक्सेप्टेंस मिलने के लिए पार्टी से। अब मैं लेफ्ट साइड से देखूं तो हमारे हिंदू के लिए बोलने वाले कोई होते नहीं है। सो इन ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज एज ए हिंदू इंडियन अमेरिकन, हमारी पॉपुलेशन 1% तो है, तो लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। आई फील दैट फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट आई हैव सीन सो फार। लेकिन एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप के फ्यू थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव, जैसे काउंटर टेररिज्म के लिए वो इलेक्शन से पहले बात किए थे। ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने वोकिज्म को टारगेट कर रहे, जैसे कि वुमेन स्पोर्ट्स में मेन को नहीं रखना, या तो बर्थ राइट सिटीजनशिप बैन करना, बेसिकली इलीगल को यहाँ से डिपोर्ट करना, मास डिपोर्ट करना। ये सब जो है इंडिया के लिए भी एक शक्ति प्रदान करेगी। सुधांशु जी देखिए, ये सच है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा था उस पर कई ऐसे नेता थे पड़ोसी देशों के और विश्व के जो कि साथी बनने का दम भरते हैं, लेकिन किसी ने इस तरह से मैसेज संदेश नहीं दिया जैसा एक्स पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि चूंकि चुनावी वक्त था, उनको यहाँ पर जो भारतीय समुदाय है उनका समर्थन चाहिए होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि ये बोलना ही अपने आप में मायने रखता है जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा लड़ रहे हैं। एक प्रतिक्रिया आपकी इस पर। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सर, ये सबको पता है, मतलब उनके दोस्तों को भी पता है, उनके दुश्मनों को भी पता है, उनके समर्थकों को भी पता है, उनके विरोधियों को भी पता है कि वो इम्पल्सिव हैं। कई बार वो क्षणिक होकर फैसले ले लेते हैं जो कि एक पूरे मुल्क के भविष्य को प्रभावित करते हैं। वो जो उनकी क्षणिकता है, या जो उनका कई लोग ये मानते हैं कि वो बहुत इम्पल्सिव होकर फैसले लेते हैं, वो कितना मतलब टू वॉच आउट चीज होगा, क्योंकि दुश्मनी नहीं, दोस्त भी उनके इस बिहेवियर से, इस रवैये से कई बार थोड़ा सहम के रहते हैं। देखिए, उनका अपना एक अलग स्टाइल है कार्य करने का। और जो आपने बांग्लादेशी हिंदुओं की बात कही, तो यदि ये माना जाए कि उनको चुनाव के समय इसकी आवश्यकता महसूस हुई, तो ये कहीं ना कहीं भारतीयों के प्रभावकता का प्रमाण है। सेकेंड थिंग, 2016 के इलेक्शन में याद करिए, ट्रंप ने ये कहा था कि मैं रिपब्लिकन इंडियन कोलिशन में आने से मना कर दिया था, वो रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन में आए थे। ये जाके ध्यान देने वाली बात है। 2016 ही केम इन रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन। और अंजना जी, जिस दिन रिजल्ट आया 4 नवंबर को, उस समय मैं अमेरिका में था, न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली में एमपीज के डेलीगेशन में। रिजल्ट जिस दिन आने वाला था, एक दिन पहले की शाम को, टाइम स्क्वायर के ऊपर क्या शाउटिंग मैच चल रहा था। एक तरफ प्रो पैलेस्टीन सपोर्टर और दूसरी तरफ एंटी पैलेस्टीन वाले। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे अब कुछ देर में कहीं मारपीट ना शुरू हो जाए। मगर अगले दिन एकदम साइलेंस रिजल्ट आने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये जो अमेरिका के सिस्टम में प्रो पैलेस्टीनियंस इतना ज्यादा चले गए थे, मुझे भी महसूस हुआ 2022 में 3 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में गया। मतलब किसी को अदरवाइज ना लगे, जैसे हमारे यहाँ जेएनयू और कुछ यूनिवर्सिटीज में लेफ्ट का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, मुझे लगा ये तो अमेरिका में यूनिवर्सिटीज ऐसी होती चली जा रही है, शायद अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट उसको नहीं देख रहा था। यहां मैं मानता हूं कि सिक्योरिटी की दृष्टि से ट्रंप उस मामले में काफी टफ हो सकते हैं। जहां तक भारत का प्रश्न है और भारत की इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाली बात है जो सुशांत सलीम जी ने कही, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपने को बहुत संतुलित ढंग से कूटनीतिक परिस्थितियों में स्थापित किया है। हम एकमात्र गैर नाटो कंट्री हैं जिसको अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम रशिया से S-400 एंटी मिसाइल ले रहे हैं, और रशिया हमको S-400 एंटी मिसाइल दे रहा है जबकि हम क्वाड के भी हिस्से हैं। तो यह दर्शाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छे ढंग से अपना संतुलन स्थापित किया है। और एक और बात आप समझिए, आज मोदी जी की स्वीकार्यता जो है विश्व के नेताओं में, निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो एक उपयोगिता हो सकती है, क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, बहुत सर्वशक्तिशाली है, परंतु जो एक जैसे कहते हैं ना वार्मथ ऑफ रिलेशनशिप बनाने में ये एक भूमिका हो सकती है। हाँ, मगर जो मैन्युफैक्चरिंग की बात वो कह रहे हैं, इसमें एक फैक्ट ध्यान देने योग्य है। पिछला वर्ष अगर आपने ध्यान दिया हो तो अमेरिका का ये पहला साल था जब सोशल सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन 50% हो गई।
यानी अब अमेरिका में आधी पॉपुलेशन सिर्फ काम कर रही है और आधी उस पर डिपेंडेंट है। अभी जो वोकिज्म का कल्चर और ये सब आया ना कि हम शादी नहीं करेंगे, लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, तो वहां पर बुजुर्ग पॉपुलेशन की संख्या ज्यादा है, तो आने वाले डिकेड्स में ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑन सोशल सिक्योरिटी का राइज लीनियर नहीं होगा, इट मे बी एक्सपोनेंशियल। तो इस परिस्थिति में वो मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना पाएंगे अमेरिका को, आने वाले वर्षों में ये एक चुनौती होगी। इसलिए इस परिस्थिति में भारत उनके लिए एक बहुत उपयोगी और प्रभावी विकल्प हो सकता है। और यह भी याद रखने की जरूरत है, उसके सोशल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इतने आने वाले हैं कि जब रीगन के जमाने में यह पॉलिसी आई थी 82 में, तो मिल्टन फ्रीडमैन का दिया गया बयान है, डोंट नेशनलाइज द फैमिलीज, इसके बड़े भीषण परिणाम होंगे। और यहां एक और फैक्ट की बात है, जिस ढंग से वहां के युवाओं को ग्रिप कर लिया था वोकिज्म में, ऐसी बात सुनने में आती है कि एलन मस्क की डॉटर जो ट्रांसजेंडर होने के बाद उसने जिस ढंग की बात कही, ये भी एक जिसे कहते हैं दिल पे लेने वाली बात एलन मस्क के लिए हो गई, कि जिसकी वजह से वो एकदम खुलकर ट्रंप और इस विचारधारा के अगेंस्ट में हो गए। तो जो लोग कहते हैं ना अमेरिका के कल्चर के लिए चुनौती है, तो अमेरिका के कल्चर के लिए चुनौती बन चुकी थी। क्या अल्ट्रा मेटीरिज्म और अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म उन्हें सही दिशा में ले जा रहा था? इतना पैसा रुपया होने के बाद फायरिंग क्यों हो रही थी स्कूलों में? तो यह भी देखना होगा कि अमेरिका की सोसाइटी, उसका थॉट प्रोसेस और कल्चर ये किस दिशा में ले जाता है। इस मामले में भी ये अगले 4 साल बहुत निर्णायक होंगे। और मैं पुनः कहूंगा, किसी को अन्यथा लग सकता है, इसमें भी भारत उनको एक नई दिशा देने में सफल हो सकता है। जो भारतीय संस्कृति का एक सॉफ्ट इंपैक्ट है, सॉफ्ट पावर है, वो आप देखिए। जैसे मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा, आज से 24-25 साल पहले जब हम पहली बार अमेरिका गए थे, तब वहां वेज बर्गर जैसी कोई चीजें नहीं होती थी। आज वेगन भी हैं लोग बड़ी संख्या में। योगा को प्रैक्टिस करने वाले लोग कितनी संख्या में बढ़े हुए हैं, मेडिटेशन करने वाले लोग कितनी संख्या में बढ़े हुए हैं। तो मुझे लगता है ये जिसको आप सो कॉल्ड अमेरिकन लाइफ स्टाइल कहते हैं, उसके लिए भी एक बड़ा ट्रांजिशन पीरियड आने वाला है। उस नजरिए से भी देखने की जरूरत है। उसमें भी भारत और मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक बड़ी सकारात्मक पॉजिटिव भूमिका निभा सकता है। सुशांत जी, मुझे कई अलग अलग लोगों से, चूंकि भारतीय समुदाय के लोगों से भी मैं यहाँ बातचीत कर रही हूँ, तो मैंने उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनसे ये पूछा कि क्या इस तरह के कंसर्न्स आप लोगों के मन में है, तो उनमें से ज्यादातर ये मान रहे थे कि वीजा को लेकर कंसर्न हो या इस तरह की बात हो, ये सब चुनावी थी। उन्हें भी पता है, उनके बड़े बड़े जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भारतीय हैं और वो भारतीयों के खिलाफ यहाँ पर कोई भी बड़ा फैसला लेने वाले नहीं है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि उनके पिछले कार्यकाल में ये कोशिशें हो रही थी कि कैसे H1B वीजा को किसी तरह से डिस्करेज किया जाए। यानी जो कंपनीज हैं उनको कहा जा रहा था कि आप सामान्य तौर पर माना जाता है कि कम वेज पे, कम पैसे पे लोग उसमें काम करने आ जाते हैं, तो आप वेजेस बराबर कीजिए ताकि कंपनियों को एक डेटरेंस मिले और वो मतलब डिस्करेज करने का, मतलब बहुत ज़्यादा H1B की तरफ कंपनियां ना बढ़े, या फिर H1B वीजा जो फीस है उसको बढ़ाने की बात हो रही थी। ऐसे में एक तरफ है वो पोजिशनिंग जो वो लेते भी हैं, ये अमेरिकियों को बताने के लिए कि आपकी नौकरियां हम आपके लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो सच्चाइयां हैं जो वो जानते हैं कि इस तरह का स्किल्ड लेबर, जो उनको स्किल्ड वर्कफोर्स जो उनको मिलता है इंडिया से, वो यहाँ के विकास में कितना बड़ा योगदान देता है और वो उन कंपनीज के लिए इंडिस्पेंसेबल पोजीशन है। तो ऐसे में इन सबको बैलेंस आउट होता हुआ आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल अंजना उसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए, एक तो बैलेंस आउट उनको करना पड़ेगा। मेरे ख्याल उस पर इतना प्रेशर पड़ चुका है कि उसको बैलेंस करना अब अनिवार्य हो गया उनके लिए। अब सिर्फ उसका बैलेंस किस तरीके से किया जाएगा। देखिए, उसका मिसयूज भी हुआ है, हम माने ना माने, लेकिन H1B वीजा का मिसयूज भी काफी हुआ है और शायद वो मिसयूज बंद हो जाएगा तो क्वालिफाइड लोग जाएंगे। अब ट्रम्प साहब के खुद के कुछ बयान हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, जो भारतीय स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आते हैं यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए, और अगर वो अमेरिकी सिस्टम से आए हुए हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्यों इनको डिनाई करें और क्यों इनको वापस भेजें, क्यों ना हम इनका इस्तेमाल करें। ये इस तरीके के बयान भी आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल उसमें कुछ चेंजेस जरूर आएंगे, थोड़ी सी डिसरप्शन भी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी नहीं होगी कि सारे के सारे हिंदुस्तानियों को वो वापस भेज देंगे। मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। दूसरी चीज ये है कि जहां पर जब मैं चुनौती की बात करता हूं ना, मुझे और क्योंकि गौरव ने भी ये बात की थी तो मैं इसलिए उस इशू को ज्वाइन कर रहा हूं। देखिए, हम एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी मंडी है, हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका के लिए वो बड़ी अट्रैक्टिव है। दूसरी तरफ हम अपनी मार्केट को बंद करते जा रहे हैं।
काफी हद तक हमने टैरिफ्स इस तरीके के लगाए हुए हैं जहां पर हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो हमारे को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि कहां पर हम समझौता कर पाएंगे। तीसरी चीज जो सुधांशु जी ने कही मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, एक लिहाज से उनकी बात ठीक है, सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका वापस नहीं जा सकती, लेकिन क्या वो मैन्युफैक्चरिंग भारत आएगी? कुछ आई है, लेकिन क्या उस मात्रा में आई है जिस मात्रा में आनी चाहिए थी? अगर हम और बिल्कुल एक निष्पक्ष वो करें जो वियतनाम ने किया है, जो कुछ और छोटे देशों ने किया है, किस तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग को आकर्षित किया है, किस तरीके से उन्होंने फैसिलिटेट किया मैन्युफैक्चरिंग को, हम यहां कर ही नहीं सकते। हमने अभी तक अपना इंस्पेक्टर राज नहीं खत्म किया। आज भी आप अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं भारत में तो 50 इंस्पेक्टर आके आपसे हफ्ता लेता है, 50, चाहे वो एनवायरनमेंट के इशू पे हो, चाहे वो फायर के इशू पे हो, चाहे आप यू नेम द इशू, सबका हफ्ता बंधा हुआ। वो हमने आज तक नहीं बंद किया, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं आई। हमने आज तक अपने कानूनों में वो जो जितने सुधार करने चाहिए थे वो नहीं किए। अब जब मोदी जी के पास ये बात जाती है तो वो बोलते हैं हाँ यार ये करो, इसको जरूर करो, लेकिन वो होता ही नहीं है। नीचे जो कुछ मंत्रीगण हैं इनके, वो करते ही नहीं है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो होने ही नहीं देती कुछ। अब अगर आप ये मैन्युफैक्चरिंग को नहीं आने देंगे या उस पर अड़ंगा लगाते रहेंगे, जमीन की कीमतें आपने आसमान पे पहुंचा दी हैं, जमीन लेना दुश्वार हो गया किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। फिर आप बोलते हैं कि जी मैन्युफैक्चरिंग हम लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे आप? लॉजिस्टिक लाइंस आपकी जो है वही ठीक नहीं है आपकी। हमने जो जीएसटी के साथ किया है कि हर चीज में अगर बर्फी के ऊपर वर्क लगी हुई है तो इतना, बर्फी के ऊपर बर्फ पिसता है तो इतना, बर्फी शादी है तो इतना, दुनिया भर में नहीं होता ये, हमने यहां पर कर दिया। क्यों किया है? इसका क्या सेंस बनता है? आज तक नहीं किसी को समझ आया कि जी चीनी बढ़ती है इसलिए हम जीएसटी ज्यादा लगाएंगे। अब हम ये जब सुधार, बेसिक सुधार नहीं करेंगे और फिर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है एक आकर्षण है भारत का, लोग फिर भी आएंगे भारत, लेकिन जिस स्पीड से, जिस गति से भारत को विकसित होना चाहिए, जिस गति से भारत के अंदर इंडस्ट्री आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, भारत के अंदर उद्योग लगने चाहिए, भारत का जो युवा है वो क्यों अमेरिका जाए, वो क्यों ना उसको यहां पर नौकरी मिले, वो क्यों कनाडा में जाके धक्के खाए, वो क्यों ना वो भारत में काम करे, क्यों ना उसको वही सारी सुविधाएं भारत में मिले। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो फिर हम, ठीक है कुछ ना कुछ तो होते रहेगा और हम तरक्की भी करते रहेंगे, लेकिन जिस रफ्तार से हमारे को तरक्की करनी चाहिए हम कभी नहीं कर पाएंगे। जब वो ये कहते हैं कि मैं पूरे अमेरिका को पुरानी ताकतवर एक देना चाहता हूँ, ताकतवर मुल्क बनाना चाहता हूँ, तो उसमें कनाडा को वो कहते हैं 51वां राज्य बन जाए, गवर्नर बन जाए, जस्टिस की हालांकि वो शटआउट कर जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो ग्रीनलैंड की बात करते हैं। तो ये जो उनकी जो विस्तारवादी नीति दिखाई दे रही है, इसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि वो कई बार अनरियल चीजें कहते हैं, लेकिन फिर लोग ये भी मानते हैं कि कई बार वो अनरियल चीजें करने के लिए भी जाने जाते हैं। तो जो इंडियन कम्युनिटी है, आप लोग हैं, आप उनकी इन बातों को कैसे देखते हैं? देखिए, there are few things that I want to point out here. एक तो जो कनाडा, ग्रीनलैंड के बारे में बात हो रही है, पैनामा की बात हो रही है, रीनेमिंग ऑफ गल्फ ऑफ मेक्सिको की बात हो रही है, एक्सेट्रा। ये मैं पर्सनली ये बात मैंने पहले कही है, तो मैं रिपीट करूंगी यहाँ पे। ये जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा मुझे दिख रहा है कि मुझे लगता है कि जो अदर टॉप नेशंस आर देयर, जो कॉम्पिटिटिव नेशंस हैं, चाइना हो, रशिया हो, वो लोग थोड़ी बैठे रहेंगे। तो फिर रशिया कहेंगे कि हम लोग क्यूबा ले लेंगे, और चाइना कहेंगे हम लोग ताइवान क्या, हम लोग तिब्बत क्या, सब कुछ ले लेंगे। अब इंडिया क्या करेंगे? इंडिया बोलेंगे हम लोग बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सब ले लेंगे। रीजन ये बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी। तो मुझे ये जोकिंग जैसा लगा है, बट एट द सेम टाइम कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। बट एट द सेम टाइम इट्स काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ गिविंग ए सेंस दैट अब मैं टेकिंग अ पावर, सो कनाडा को 51st स्टेट बना के ट्रूडो को थोड़ा सा इंसल्ट हो गया इन जनरल स्पीकिंग। मुझे नहीं लगता ये होगा इन प्रैक्टिकल पॉइंट। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप की एक जो पर्सनैलिटी है, जो वर्किंग स्टाइल है, जो ट्वीट स्टाइल है और ट्रूथ स्टाइल है, आप उनको देखोगे कि right at this point of time he is a very free man. Of course he says things certain at times that we don't understand in terms of executability, but मुझे लगता है कि हम इनका जो बात है इनको
लाइटली लेना भी नहीं चाहिए कि इसका जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बहुत गहरा हो सकता है। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रणीत मार्कोदे जी, जो कि प्रमीत मार्कोदे प्रेसिडेंट है ग्लोबल सिटीजन्स फ्रॉम यूएसए के फोरम, आप कह सकते हैं भारतीयों के ऑर्गेनाइजेशन के। और यहाँ हमारे साथ डॉक्टर दया प्रसाद कुलकर्णी जुड़ रहे हैं, जो कि फाउंडर हैं आरोग्य सेना के। तो बहुत स्वागत है आपका भी। इंडियन कम्युनिटी क्या सोच रही है, सुधांशु जी जरा इनसे सुना जाए कि जो भारतीय समुदाय यहाँ पर रहता है वो किस तरह से इसको देखता है। तो आप माइक पकड़िए और प्रमीत जी बताइए कि मतलब जो आप लोग हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से देख रहे हैं। उनके समर्थकों का तो हम देख रहे हैं, उनका एक्साइटमेंट बियॉन्ड है, लेकिन जो वो पिछले कार्यकाल में राष्ट्रपति के तौर पर थे और इस बार जो वो है, आपको क्या समान दिखता है, क्या अलग दिखता है? इस बार देखेंगे तो एक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी that President Trump is going to focus on America first. So उसकी वजह से कुछ challenges तो इंडिया को फेस करने पड़ेंगे, बट ओवरऑल जो एक जबरदस्त जो एक इक्वेशन पिछले कई सालों से बनी हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रम्प की, उसकी वजह से भारत को फायदा भी बहुत होगा। और दोनों ही देश ये जानते हैं कि द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम इज चाइना, सो टू हैंडल चाइना बोथ कंट्रीज हैज टू वर्क टुगेदर। लेकिन चीन को लेकर मतलब ये माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत जा सकते हैं, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि वो चीन भी जा सकते हैं। अब चीन को लेकर जो वो दरवाजे खोल रहे हैं, देखिए पिछली बार से इस बार में ये बात अलग है। देखिए ये देखे देयर आर द शॉर्ट टर्म डायनामिक्स कि वो पहले भारत जाए या पहले चाइना जाए, निश्चित रूप से इसका भी महत्व है। बट इन द लॉन्ग टर्म, इन द नेक्स्ट 4 years की जो पॉलिसी आप देखेंगे, बोथ द नेशंस एंड बोथ द लीडर्स आर गोइंग टू एक्सट्रीमली वर्क वेरी क्लोज। दोनों बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ काम करेंगे। आप देखेंगे क्वाड इनिशिएटिव एक अलग मुकाम पर जाएगा, जिसमें नॉट ओनली अमेरिका, इंडिया बट ऑस्ट्रेलिया और जापान भी बड़े मिलकर साथ में काम करेंगे। और निश्चित रूप से भारत के और चाइना के जो संबंध है उसको देखते हुए दोनों ही देश बड़े स्ट्रेटेजिक मूव करेंगे, जिससे भारत को लॉन्ग टर्म में जरूर फायदा होगा। और जो आपने एक प्रश्न पूछा कि हिंदू कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी में एक जबरदस्त जोश है, जैसा पिछले 3 महीने में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया के लिए, हिंदुओं के लिए और बांग्लादेशी में जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए जो बोला उसी पे मैं एक कमेंट इनसे चाह रही थी कि आप बताएं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं पर जो बांग्लादेश में अपराध हो रहा था उसके खिलाफ बोला, तो एक बहुत जोश था लोगों में। आप लोग कैसे उसे देख रहे हैं? और आपने बड़ा अच्छा ये आज ब्रोच भी पहना है भारत और अमेरिका के फ्लैग का। लीजिए, जो भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण है वो बदल चुका है और बदल रहा है जल्दी, क्योंकि जो आपने देखा है कैबिनेट में कैश पटेल हैं, विवेक रामास्वामी है, FBI के हेड विवेक स्वामी है, उधर तुलसी गबार्ड है, जो इंडियन डायस्पोरा के हैं, हिंदू के हैं। तो इनके रहने से जो वॉइस मिल रहा है, जो आवाज़ मिल रहा है हिंदुओं के इश्यूज को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत उसका महत्व है। क्योंकि आज तक कोई बोल नहीं रहा था उसके बारे में, बहुत अत्याचार चल रहे थे, लेकिन उसका ग्लोबल स्तर पर जो है वॉइस अभी उनको मिल रहा है, तो उससे बहुत फायदा होगा हिंदुओं के लिए, उनके सेफ्टी के लिए और वहाँ पे जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। और आपको लगता है वो प्रो हिंदू, प्रो इंडियन स्टैंड रखेंगे 4 साल में, या जो यहाँ पर देखिए एक बात तो तय है कि अमेरिका में जिस सेंटिमेंट को उन्होंने कैप्चर किया है वो सेंटिमेंट है कि हमारी जमीन, हमारी नौकरियां, हमारे घर, हमारा जो ग्रेटनेस था वो अन्य देशों के लोगों के हाथों में जा रहा है। ये बेसिक सेंटिमेंट है जिसको कैप्चर किया है। अब इस बार सेकेंड कार्यकाल में जब इस सेंटिमेंट को और भी उन्होंने उफान पर चढ़ाया, क्या वो कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे वो लोगों को खुश करने के लिए अन्य देशों के नागरिकों को थोड़ा सा मतलब सख्ती बरतें? नहीं, बिल्कुल, लेकिन देखिए हमारा उम्मीद और भरोसा ये है कि जो क्रिटिकल मामले हैं, मुद्दे हैं हेल्थ केयर के, एजुकेशन के, इनोवेशन के और इंफ्रास्ट्रक्चर के, इनमें नया स्पिरिट आएगा, नया जोश आएगा। तो इसी के माध्यम से जो भारत के साथ कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन आएगा, उसमें ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली वो जो है संबंध बढ़ेंगे। नीतियों के नजरिए से देखें तो कई बातें ऐसी हैं जो उनके पक्ष में जाती हैं, तो कई बातें ऐसी हैं जो कई बार कटघरे में वो खड़ा होते हैं। सुशांत जी, आपका रुख एक बार मैं जानना चाहूंगी, आपने दोनों की बात सुनी है। सुशांत जी। नहीं, देखिए दोनों ने जो बात की वो अपनी जगह ठीक है और उसमें मेरे को नहीं लगता कोई आपत्ति हो सकती है, लेकिन इससे पहले पूर्णिमा जी ने एक बात की थी और मेरे ख्याल उसको हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अमेरिकी पॉलिटिक्स में जो क्रिश्चियन राइट विंग इवेंजेलिकल ग्रुप्स हैं, स्पेशली जो बाइबल बेल्ट के लोग हैं, उनका एक बड़ा अमल दखल है
और वो एक बहुत बड़ा कोर सपोर्ट बेस है ट्रम्प साहब का, ठीक है ना। तो ये उनका भी एक काफी प्रेशर पड़ेगा भारत के ऊपर कि भारत में जो उनको एक खुली छूट मिले यहाँ पर अपना प्रचार करने की, जिस पर काफी हद तक यहाँ पर रोक लगाई गई है। तो एक वो पिछले टर्म में भी उनके ये एक प्रेशर पॉइंट था, इस बार दोबारा हो सकता है कि ये प्रेशर पॉइंट आए, पहली बात। दूसरी चीज ये कि देखिए हम लोग बार बार कैश पटेल और तुलसी गाबार्ड और बाकी सबकी बात करते हैं, ठीक है, वो भारत के प्रति उनका एक जो रवैया है वो बहुत अच्छा है, वो एक मित्रता का रवैया है। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ट्रम्प साहब के, उनका भी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं, उनका भी, तमाम लोगों का, ये मैं मानता हूं ये बात बिल्कुल। लेकिन हमको एक चीज नहीं भूलनी चाहिए अंजना, ये लोग अल्टीमेटली अमेरिका के प्रतिनिधि हैं, ये अमेरिका में भारत के प्रतिनिधि नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन आज तक पर लगातार कवरेज मेरे साथ जरूर देखते रहिए वॉशिंगटन डीसी से, क्योंकि ट्रंप आज ले रहे हैं शपथ। ट्रंप का इनॉग्रेशन यानी विश्व की नजर जिस घटना पर है, उसके क्या मायने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर, इस पर लगातार कवरेज हम दिखाते रहेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।